हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 10। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है? नेशनलिज्म मीन्स होता है देश के प्रति पेट्रियोटिक फीलिंग आना, मीन्स देश के ऊपर प्यार दिखाना, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात किया गया है फ्रेडरिक क्यूरी के बारे में। तो यह एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने ये सीरीज ऑफ प्रिंट तैयार किया था 1848 में। तो इस सीरीज ऑफ प्रिंट में जो है सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि यूरोप एंड अमेरिका के लोग जो है लॉन्ग मार्च ट्रेन में खड़े हैं और होमेज ऑफर कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और दूसरे में दिखाया जा रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में जो है टॉर्च है इलाइटमेंट का, और दूसरे हाथ में है द राइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन। और तीसरा चीज में दिखाया जा रहा है कि नीचे जमीन पर जो है बहुत सारे चीज पड़े हुए हैं, राजा महाराजा के मुकुट वगैरह। ऊपर दिखाया जा रहा है कि हेवन से जो है क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल जो है आशीर्वाद दे रहे हैं सभी लोगों को। तो सबसे पहले एक और चीज इसमें जान लेते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। जहाँ पे लैंग्वेज सेम हो, कल्चर सेम हो और ट्रेडिशन भी सेम हो, उसी को नेशन स्टेट कहते हैं। मीन्स वहाँ पे सब कुछ सेम हो, मीन्स वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो मिड 18th सेंचुरी के टाइम से पहले यूरोप सोसाइटी जो था दो भागों में बटा था। पहला था एरिस्टोक्रेटिक और दूसरा था पीजेंट। और बाद में तीसरे लोगों का एंट्री होता है, वो है न्यू मिडिल क्लास। तो ये जो है यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहे थे तब आए थे, और ये लोग जो है बिजनेसमैन थे, डॉक्टर थे, टीचर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मीन्स ये सारे लोग जो थे पढ़े लिखे थे, और ये लोग नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया लाए थे। इन लोगों ने दो तरह की लिबर्टी की बात बताई, मीन्स फ्रीडम की बात बताई। तो पहला है पॉलिटिकल लिबर्टी। उन लोग का बोलना था इसमें कि जो भी गवर्नमेंट चुना जाए वो लोगों के द्वारा चुना जाए, और साथ में यह चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी का जो स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था उसको हटाया जाए। ये सारे चीजें थे उनका डिमांड था। और इकोनॉमिक लिबर्टी में जो है मार्केट का फ्रीडम चाहते थे और टैक्स को हटाने की बात भी कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम था जोल्वेरिन। पूरा यूरोप में नेशनलिज्म देखने से पहले सबसे पहले आता है फ्रांस में किस तरह से नेशनलिज्म आया। तो 14 जुलाई 1789 से पहले फ्रांस में जो था मोनार्की थी। इसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आते हैं, उसके बाद फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है। तो कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए थे? तो सबसे पहला था जो पावर मोनार्की पास थी वो कॉमन लोगों के हाथ में आ गई थी। और दूसरा था कि फ्लैग को 3 कलर से रिप्लेस कर दिया गया था। और तीसरा था कि फ्रेंच को जो था नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। और चौथा जो था नई नेशनल एंथम बनाई गई थी और शपथ भी ली गई थी। और पांचवा चेंज था कॉमन लोगों ने वोटिंग के थ्रू स्टेट जनरल को इलेक्ट करना शुरू कर दिया था और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया था। और छठा चेंज था कंट्री के अंदर की कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई ताकि सामान सस्ता हो सके और आराम से अवेलेबल हो सके। तो इसी तरह से ये सारे चेंजेस किए गए थे। फ्रांस के आर्मी लोग जो थे ये सारे बात पूरे यूरोप में फैला दिए थे, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका, क्योंकि फ्रांस में अचानक से 1799 में एक आदमी का एंट्री होता है जो पूरा फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले लेता है और वो फिर से डेमोक्रेसी छीन लेता है। और उस आदमी का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसके बाद नेपोलियन जो है 1804 में नेपोलियनी कोड लाता है। तो उसके कुछ गुड पॉइंट थे और कुछ बैड पॉइंट थे। तो गुड पॉइंट सबसे पहला है फेडरल सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया था, और दूसरा था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया था, और तीसरा था प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ को एबोलिश कर दिया गया था, और चौथा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ला दिया गया था, और पांचवा था प्रॉपर मेजरमेंट यूनिट लाया गया था। तो ये थे कुछ गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हैं। सबसे पहला सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और दूसरा था कि टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिया था, और थर्ड था कि वोमेन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, और चौथा में वोमेन्स को प्रॉपर्टी में भी अधिकार नहीं दिया गया था, और पांचवा में से लोगों को फोर्सफुली आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा था। तो ये बैड पॉइंट थे। लेकिन नेपोलियन का भी ये सब ज्यादा देर तक नहीं चला। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है कंजर्वेटिव के द्वारा। इसमें 4 देश शामिल थे, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। इसको शॉर्ट में प्रेप भी कहते हैं। उसके बाद फ्रांस ने साइन किया ट्रीटी ऑफ वियना, जो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनी के द्वारा होस्टेड किया गया था। तो इसमें जो था नेपोलियन के द्वारा जितने भी नियम लगाए गए थे वो सबको हटा दिया गया था और मोनार्की को वापस ला दिया गया था, और जितने भी टेरिटरी नेपोलियन ने जीती थी उन सबको फ्रांस से छीन लिया गया था। ये सारे चेंजेस किए गए थे ट्रीटी ऑफ वियना में। नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशनरीज। तो रिवोल्यूशनरीज वो हैं जो मोनार्की के अगेंस्ट थे, जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम इन लोगों जो है अंडरग्राउंड हो गए और सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करने
लगे। इन्हीं में से एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था जेसेपी मेजिनी। इनका मोटिव था कि नेशनलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैलाने का। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फाउंड किए थे जिनका नाम था यंग इटली जो मार्साइल में इस्टेब्लिश किए थे और दूसरा था यंग यूरोप जो बर्न में इस्टेब्लिश किए थे। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें टोटल 6 रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है जुलाई रिवोल्यूशन। तो जुलाई रिवोल्यूशन जो था से फ्रांस के अंदर 1830 में हुआ था। इसमें जो है से बर्बन किंग को महत्व दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाया गया था और इसको लीड्स कर रहे थे लुइस फिलिप्स। और दूसरा रिवोल्यूशन है रिवोल्यूशन ऑफ ब्रसल। जुलाई रिवोल्यूशन के बाद जो है से बेल्जियम अलग हो जाता है किंगडम ऑफ नीदरलैंड से और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। और तीसरा रिवोल्यूशन होता है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले ग्रीक जो था से पहले ऑटोमन एम्पायर के साथ था लेकिन ग्रीक लोग जो थे से वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे, इसलिए 1821 में इंडिपेंडेंस का मांग करते हैं और बहुत समय बाद 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया जाता है। इसके बाद ग्रीस इंडिपेंडेंस हो जाता है। और चौथा है रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है। इसमें जो है से नेशनलिज्म का फीलिंग जो है से अलग तरह से दिखाया जाता है। तो वो तरीके हैं जैसे आर्ट्स, पोस्टर, स्टोरीज एंड म्यूजिक के द्वारा नेशनलिज्म का फीलिंग दिलवाया जाता है। ये सारी चीज को यूज करके पोलैंड ने भी नेशनलिज्म का फीलिंग लाया गया था। और पांचवा है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 में जो था से ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप पूरे यूरोप में आया था। तो इसमें जो था से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो चुका था और साथ ही साथ फूड शॉर्टेज भी था जिसके कारण चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और दाम बढ़ने के कारण पब्लिक बहुत गुस्सा थे और 4 जून 1845 में सिलेसिया विलेज में लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिए क्योंकि उनको पेमेंट कम कर दिया गया था। अब 1848 में जो था से लोग अपना गुस्सा लुइस फिलिप्स के ऊपर निकालते हैं। उसके बाद फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक होने के बाद एडल्ट मेल जो 21 साल के ऊपर थे उनको राइट टू वोट दिया गया था और राइट टू वर्क दिया गया था, लेकिन फीमेल को कुछ नहीं दिया गया था। छठा रिवोल्यूशन था रिवोल्यूशन ऑफ रिबल्स। तो ये रिवोल्यूशन जो था से न्यू मिडिल क्लास के द्वारा किया गया था। उनका डिमांड था कि नेशन स्टेट बनाया जाए और उसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करना और फ्रीडम देना प्रेस और एसोसिएशन को। और इसमें जो था से वुमेन ने अपना हक पाने के लिए काफी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किए, न्यूज़पेपर लिखे, लेकिन उनका हक नहीं मिलता है। और नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन का कमान रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है। उन्होंने 7 साल तक 3 लड़ाई की अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो ये सारे लड़ाई जर्मनी जीत जाता है और फाइनली 18 जनवरी 1871 को केसर विलियम I को हेड बना दिया जाता है। और ये सारे इवेंट जो थे से हॉल ऑफ मिरर में होते हैं। और उसके बाद वे बहुत सारे चेंजेस किए। उसमें कुछ चेंजेस थे, करेंसी को मॉडर्नाइज किए और बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया। तो यही था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो मिड 19th सेंचुरी के टाइम इटली जो था से 7 स्टेट में बटा था। उसमें से सार्डिनिया पिडीमेंट को इटली प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था और नॉर्थ साइड को रूल कर रहा था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग और सेंटर को पोप कर रहा था और साउदर्न को रूल कर रहा था बर्बन किंग ऑफ स्पेन। उसके बाद 4 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था इटली के यूनिफिकेशन में। तो सबसे पहला था जेसेपी मेजिनी जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। इनके बारे में जो थे से हम लोग रिवोल्यूशनरी टॉपिक में पढ़ लिए हैं। और दूसरा थे सीएम कैवोर। ये जो थे से लोगों को यूनाइट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अपनाया था, जो बातचीत करके फ्रांस को अपना दोस्त बनाया और जो ऑस्ट्रिया के फोर्स रूल कर रहे थे उनको वहां से भगा दिया। और तीसरा आदमी था जेसेपी गारिबाल्डी। ये जो थे से लोकल पीजेंट्स और आर्मी वॉलंटियर को लेकर स्पेनिश रूलर को हटा दिया और 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पे अलग तरह के एथनिक ग्रुप थे, इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट और इरिश लोग थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारे चेंजेस आए थे और 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट्री ने मोनार्की को हटा दिया था और 1707 को एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया था जिसके अंदर स्कॉटलैंड और नीदरलैंड को मर्ज किया जाता है और उसके बाद बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और उसके बाद 1798 में वुल्फ टाउन के द्वारा रिवोल्ट किया जाता है और 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली मर्ज किया जाता है। उसके बाद न्यू ब्रिटेन नेशन एस्टेब्लिश हो जाता है और साथ ही साथ सिंबल के रूप में न्यू ब्रिटिश फ्लैग बनाया जाता है जिनका नाम था यूनियन जैक और नेशनल एंथम भी बनाया जाता है जिनका नाम था गॉड सेव आवर नोबेल। और साथ ही साथ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो 18 और 19 सेंचुरी के समय आर्टिस्ट लोगों ने फीमेल फिगर को एल्गरी ऑफ नेशन बनाया था। फ्रांस में जो था मेरियानी को एल्गरी माना गया था और जर्मनी में जर्मेनिया को एल्गरी माना गया था।
था। और नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्परलिज्म। तो नेशनलिज्म मीन्स बता दिए कि देश के प्रति प्यार, और इम्परलिज्म मीन्स होता है दूसरे देश को गुलाम बनाना और अपने हिसाब से रूल करना, जैसे ब्रिटिशर इंडिया पे कर रहे थे। लेकिन इसमें इंडिया के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें बाल्कन स्टेट के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारे कंट्री आते थे और ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, लेकिन वो कमजोर हो गया था। इसके बाद यूरोपियन पावर जो थे से आपस में लड़ने लगे थे, क्योंकि बाल्कन्स में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और इसी की वजह से वर्ल्ड वार 1 भी हुआ। तो यही था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आप लोग को इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।